चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास हमारा ऑफलाइन है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग का जो ऑनलाइन क्लास था, ठीक है, 4 समथिंग का वो कंप्लीट हो चुका है। और मैंने उसमें ये भी बताया है कि लगभग जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गए हैं। और एक ये कहा गया था कि एक रिकॉर्डिंग क्लास आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी जिसमें जो पूरा ऑर्गेनिक क्लास है वो कवर करा दिया जाएगा और हम लोग ये देखते हुए निकलेंगे क्या टॉपिक बचा है, क्या छूटा है। तो जितने बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये पोर्शन में नहीं है, ये पोर्शन में है इस बार, ठीक है, तो ऐसा काम करो कि सारा का सारा टॉपिक ही कवर कर लो, क्योंकि पोर्शन में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो 11th में फिर आपको दोबारा से काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि हमारे पास जो लिविंग थिंग है, जितने भी लिविंग थिंग है, ऐसा पहले माना जाता था, जो लिविंग थिंग है जिनसे हम लोगों को कोई भी चीज़ मिलती थी वो ऑर्गेनिक कहलाती थी, और जो नॉन लिविंग थिंग है दैट आर नॉन एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। और ऐसा माना गया था, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले ये वाइटल फोर्स थ्योरी है, मतलब कुछ जादुई, कुछ चमत्कारी फोर्स है, ठीक है, जिससे ये बनी होती थी, इसलिए इसको बनाना संभव नहीं था लैब में। लेकिन ये थ्योरी गलत कब हुई? जब यहाँ पे वोलर एक लैब में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, पहली बार इन्होंने क्या किया था, अमोनियम साइनाइड से क्या बनाया था, यूरिया का फॉर्मेशन किया था। सो इम्पॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक आपको याद रखना है। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 नंबर में पूछा जाता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। देखो, यूरिया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ये बताना मैं भूल गया था, सो इस पॉइंट को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। जब वोलर ने क्या किया था कि अमोनियम साइनाइड से यूरिया का फॉर्मेशन किया था वोलर ने, ठीक है, उसके बाद से ये थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई। फिर ये साबित हो गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनको लैब में भी प्रिपेयर किया जाने लगा। उसके बाद में कॉल्बे आए। कॉल्बे ने क्या किया था पता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया। फिर बर्थोल्ट आए। मतलब अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट धीरे धीरे आते गए, और उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में तैयार करना चालू किया। और ये थ्योरी क्या हुई? पूरी तरीके से गलत साबित हुई। इट मीन्स क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लैब में तैयार किया जाता है। और आज के डेट पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या, कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे मौजूद हो, ठीक है। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, पहले भी बात कर चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कि ऐसा कंपाउंड जो कार्बन से बना हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कि साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में डील करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। देखो बच्चों, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट मीन्स हम लोगों को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कहाँ कहाँ से मिलता है? प्लांट, एनिमल, कोल, पेट्रोलियम, फर्मेंटेशन, वुड, सिंथेटिक मेथड। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ दोगे, हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो, कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन दोनों के बीच में एक कंपेयर है, ठीक है। ये भी आप पढ़ के समझ जाओगे इजीली, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इसेंशियल होगा, इनऑर्गेनिक में कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल H2CO3, ठीक है, कार्बनिक एसिड। ये एक्चुअली अगर हम बात कर लें तो इसमें कार्बन मौजूद है, पर इसको हम लोग जनरली इनऑर्गेनिक के तौर पे कंसिडर करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दे जनरली डू नॉट डिजॉल्व इन द वाटर, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या, आयनिक इसमें बॉन्ड होता है, सो दे जनरली डिजॉल्व इन द वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दे डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक द अल्कोहल, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स में जनरली डिजॉल्व होते हैं। वो कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला टाइप है यहाँ पे। और ये नॉर्मली क्या होते हैं? ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितने भी इनऑर्गेनिक है लगभग सारे, या आप बात कर लो मैक्सिमम जो इनऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक में डिजॉल्व नहीं होते हैं। इट मीन्स ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में डिजॉल्व होगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ऑर्गेनिक का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। इनऑर्गेनिक का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है कि नॉर्मली आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि कौन ज़्यादा ज्वलनशील है, जलता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो मीथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, आप लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करके आए हो, सो आपको पता है कि वो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे इनफ्लेमेबल है। इट मीन्स ये क्या होंगे? जलेंगे। पर ये क्या है, ये आसानी से जलते नहीं है। जैसे नमक की बात कर लें, NaCl की अगर बात करें तो NaCl जो है ना वो ईजिली नहीं बर्न होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नंबर का पॉइंट अगर हम लोग देखें, डिस्कस करें अगले नंबर का पॉइंट, बॉन्डिंग क्या है? तो दे फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। अगर आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्वालिटी को आप बढ़ाइएगा, ठीक है, कि ये कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, ये आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए इनका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे? कंडक्ट करे। यहाँ पे होगा
आइसोमेरिज्म का ये करते हैं, आइसोमेरिज्म आप पढ़ के आए हो, ठीक है, पर ये नहीं करते। रेयर एक दो एक्सेप्शन भले आपको मिले, अदरवाइज नहीं। कलर, स्मेल और रिएक्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बताने की हमको जरूरत नहीं है। आइए ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, यूनिक नेचर ऑफ द कार्बन एटम्स बताया जा चुका है आपको ऑलरेडी, टेट्रावैलेंसी। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जरूर देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद है कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या था कि कार्बन का एक एटम 4 बॉन्ड बनाएगा। इट मीन्स वो 4 मैक्सिमम एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, और मिनिमम कितना बताया था, 2 के साथ कंबाइन करेगा। आपको याद होगा, बहुत अच्छी बात है। कैटेनेशन क्या था, आपको ये भी याद होगा कि कार्बन कार्बन के साथ में एक डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है। इट मीन्स कार्बन खुद कार्बन के साथ में क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है। और ये जो चैन है कंबाइन करने का, ये अराउंड 90 एटम्स के आसपास तक क्या होती है, पहुंचती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में क्लियर कराया था, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आगे सुनो बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि कार्बन कार्बन के साथ में किस तरीके से कंबाइन कर सकता है। हो सकता है स्ट्रेट चैन हो, एक कार्बन दूसरे के साथ में, दूसरा तीसरे के साथ में, तीसरा चौथे के साथ में, कंटिन्यू इस तरीके से वो क्या करे, एक लंबा सा चैन फॉर्म कर ले। इसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रेट चैन। हो सकता है ब्रांच चैन हो। ब्रांच चैन का मतलब क्या हो, एक मेन चैन, आपको याद होगा ना, मैंने बताया था ना जब इसका नॉमेनक्लेचर कराए थे, तो एक हो सकता है मेन चैन हो, उसके साथ में क्या हो, ब्रांच हो, ठीक है। एक देखो यहाँ पे, ये साइक्लिको क्लोज चेन, या हो सकता है साइक्लिको क्लोज हो। इन दोनों को एक ही कंसिडर कर लो, ठीक है। ये दोनों क्या है, स्ट्रेट चेन का ही एक एग्जांपल हो जाएगा, और ये क्या है, क्लोज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या बताया गया है यहाँ पे, ये भी आप पढ़ के इजीली समझ जाओगे। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कब फॉर्मेशन होता है सिंगल बॉन्ड का, आपको याद होगा, ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब कार्बन और कार्बन का एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। जब एक कार्बन और एक कार्बन दो इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, तो वहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हो कि वहाँ पे क्या होगा, तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ठीक है। ये भी देखो, ये आपको ग्रुप पता चल गया होगा, और ये भी आपको पता चल गया होगा, ये साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। देखो, यही यूनिक नेचर है। अच्छा, यहाँ पे हम आपको ये भी डिस्कस करा चुके हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपाउंड बनाता है तो वो कार्बन बनाता है, और यहाँ किताब में आपको दिया गया मोर देन 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट मीन 5 मिलियन का मतलब आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हो, लगभग अगर 1 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 5 मिलियन की बात करें तो 50 लाख, नियरली 50 लाख से ज़्यादा कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन क्या है, प्रेजेंट है, और आज की डेट पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। और थाउजेंड्स ऑफ द न्यू कंपाउंड्स आर एडेड एवरी ईयर। हर साल हज़ारों का जो डिस्कवरी है वो होता जा रहा है, और इस सीरीज में क्या है, ऐड होता जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा ये पूरी धरती किससे बनी है, कार्बन से ही बनी है। अगर देखा जाए, आप, हम, पेड़ पौधे, कोई जानवर, उसके अंदर का सेल, मेम्ब्रेन्स, फैट, लिक्विड, एनीथिंग अगर देखा जाए, लगभग कार्बन कार्बन कार्बन, हर जगह कार्बन है। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमको बताने की में भी शायद जरूरत नहीं पड़े। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होंगे, चलिए इसके बारे में एक टेबल में जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। देख लो, फटाफट एक टेबल में देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, आपको याद होगा बहुत डिटेल में बात किए हैं। हाइड्रोकार्बन में पहला था एल्केन, क्या पहचान था, सिंगल बॉन्ड था, और ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर एल्कीन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एल्काइन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एल्कोहल के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एल्डिहाइड के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, कीटोन के बारे में भी डिस्कस किया है। आखिरी क्लास में भी वो 12:30 बजे के बाद जो चल रही थी रात में, ठीक है, लाइव क्लास, उसमें कीटोन के बारे में भी डिस्कस कर दिया है। तो आप उस वीडियो को क्या करोगे, एंड में देख लो, मतलब सबसे आखिरी वाला पार्ट उसका देख लो, आप कीटोन के बारे में भी क्या करोगे, इजीली समझ जाओगे। कार्बोक्सिलिक एसिड तो पहले ही डिस्कस कर चुके थे। ईथर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। हैलाइड क्या होता है, तो हैलोजन ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग क्या किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखो बच्चों, रिकॉर्डिंग क्लास में, इट मीन्स इस तरह की क्लास में हम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सो आप ट्राई कीजिए हमको पकड़ने का, इट मीन्स क्या, मेरी लैंग्वेज को पकड़ने का, ठीक है। सो मच बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बताया जा चुका है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन एज ए इसेंशियल एलिमेंट होगा। और हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता था, आपको याद होगा, एक है चैन कंपाउंड, एक है साइक्लिक कंपाउंड। चैन इट मीन्स क्या, एलिफेटिक, जिसका दूसरा नाम है चैन कंपाउंड का ही एक दूसरा नाम क्या है, एलिफेटिक। और चैन, ओपन चैन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, चैन नहीं ओपन चैन मतलब खुला हुआ। और एक आपका हो गया क्लोज चैन, तो क्लोज चैन का नाम हो गया साइक्लिक। अच्छा, एलिफेटिक के बारे में बात किए थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में था एल्केन, एल्केन का ये जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। एल्कीन का ये जनरल फॉर्मूला है, अल्काइन का ये जनरल फॉर्मूला है। देखो, इस वीडियो का मकसद मेरा ये है कि केवल मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि ये टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और ये टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, इसके बाद है अगला टॉपिक जो आपका है वो क्या, सैचुरेटेड कंपाउंड्स।
और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में यहाँ पे डिफरेंस है। देखो बच्चों, ये भी मैंने क्या किया, बहुत अच्छे से कवर करा दिया है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट आपसे कहा गया है सैचुरेटेड में ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय फॉर्मिंग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये भी बता दिए कि कार्बन का जो चारों वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। सेकंड नंबर का पॉइंट है। थर्ड नंबर का पॉइंट है दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू द नॉन एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द, भाई ये लेस रिएक्टिव होते हैं। सैचुरेटेड जो होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं पर मोर स्टेबल होते हैं। अरे कोई कम रिएक्टिव है, इसका मतलब क्या, वो स्टेबल ज़्यादा है। रिएक्शन कब होता है, किसी भी चीज़ का रिएक्शन कब होता है, जब वो क्या हो, रिएक्शन ज़्यादा कम स्टेबल हो। भाई वो स्टेबिलिटी के लिए रिएक्शन करना चाहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ये लेस रिएक्टिव इट मीन्स ये पता है क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। सेम अनसैचुरेटेड का हमको बताने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक और क्लोज का कुछ कुछ एग्जांपल आपके पास यहाँ पे मौजूद है, हम ये भी हमने बहुत अच्छे से बता दिया। ये है साइक्लोप्रोपेन 1 2 3। साइक्लो क्यों, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। प्रोपेन प्रॉप 3 कार्बन के लिए ANE सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। साइक्लो क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ANE इट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है बच्चों। इसका ही एक और इस तरीके से स्ट्रक्चर भी किया जा सकता है। देखो बच्चों, जब इस चैप्टर का रिवीजन हम कराएंगे दोबारा से एक बार, जब रिवीजन कराएंगे इन शॉर्ट, वो जो मैराथन चला था हम लोगों का 4 घंटे कुछ मिनट का, वैसा नहीं, ठीक है। जब शॉर्ट कराएंगे तो एक बार फिर से इसको क्या करेंगे, समझा दिया जाएगा। एक देखो ये साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लो क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन का मतलब 6 कार्बन, ठीक है। और ENE का मतलब होता है एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। और ENE है, डाई ENE नहीं ना है, तो ENE है मतलब एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये हमारे पास बेंजीन है, इसको आप याद रखोगे। बेंजीन के बारे में भी डिस्कस करना था, बेंजीन है क्या, तो ये बेंजीन है। देखो इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो देख लो, हम समझा देते हैं इस कॉपी में, ठीक है। 1 मिनट हमको टाइम दो। बेंजीन, बेंजीन है क्या, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। एरोमेटिक क्या होता है इसके बारे में डिस्कस आप आगे करोगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। देखो बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ध्यान से देखो बच्चों, 6 कार्बन और 6 क्या, हाइड्रोजन। बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होगा। अगर आप देखना चाहो तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है हमारे पास में, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, 6। इट मीन्स अगर हम बात करें, ठीक है, 6 हाइड्रोजन की, तो देखो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1, इसलिए वो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। 1 यहाँ, ठीक है, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 कार्बन का एटम 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 1 तो यहाँ बनाया, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 3 ही हुआ ना। उसी तरीके से इसको देखो, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। उसी तरीके से इसको देखो, 1 यहाँ, 1 यहाँ, हाँ, और 1 यहाँ। इसको देखो 1 2, ये 3, इसको देख लो, ऐसा कुछ। देखो हर कार्बन का जो एटम है, हर कार्बन का जो एटम आपके पास में नजर आ रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, ठीक। देखो हर कार्बन का जो एटम है, ठीक है, हर कार्बन कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, 3 चाहिए कितना, 4। यहाँ डबल कर दें, 2 3 4। इस कार्बन का 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन का 1 2 3, यहाँ डबल कर दें, ठीक है। इस कार्बन का 2 3 4, इस कार्बन का यहाँ डबल कर दें, 2 3 4, इस कार्बन का 2 3 4। देखो ये जो डबल बॉन्ड है अल्टरनेट जगह पे है, एक है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है। आप बोलोगे सर ये डबल बॉन्ड हम यहाँ क्यों डाल रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। जब आप यहाँ से शुरू करोगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ध्यान से देखना। अब हम पता है कार्बन को नहीं दिखाएंगे, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। हाइड्रोजन भी नहीं दिखाएंगे। एक बच्चा यहाँ डबल बॉन्ड डाला, यहाँ नहीं, यहाँ डाला, यहाँ नहीं, यहाँ डाला, ये भी सही है, ठीक है। एक बच्चा क्या किया पता है, वो यहाँ डाला, यहाँ नहीं डाला, यहाँ डाला, यहाँ नहीं डाला, यहाँ डाला। दोनों स्ट्रक्चर सही है, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर सही है। इनको हम बोलते हैं आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। आप आगे डिस्कस करोगे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन बेंजीन एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसीलिए किताबों में अधिकतर ऐसा नहीं देखे, ऐसा दिया हुआ रहता है। क्यों, ये बॉन्ड आपस में क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो ये है बेंजीन, ठीक है। याद रखिएगा बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। कार्बन कितना है, 6 है। हाइड्रोजन कितना है, 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। देखो बेंजीन का ही 1 2 कंपाउंड आपके पास में और यहाँ पे दिया हुआ, जैसे ये है टॉलिन, ठीक है। ये है फिनॉल, जनरली फिनॉल ही बोलते हैं हम लोग। घर पे जो फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं, फिनाइल मतलब बाथरूम साफ करने के लिए जिस फिनाइल का इस्तेमाल किया जाता है, ये वही कुछ
वैसा ही है, ठीक है, मतलब इसी से उसको भी बनाया जाता है। ये नेप्थलीन है। नेप्थलीन आप लोग सबको ही बहुत अच्छे से जानते हो। नेप्थलीन क्या? नेप्थलीन बॉल्स, जिसको कपड़े में डाला जाता है कीड़े वगैरह से बचाने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, ये देखो होमोलोगस सीरीज के बारे में बात कर चुके हैं, आपको याद होगा, ठीक है, डिस्कस कर चुके थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। अगर आप नहीं वो वीडियो देखे हो तो डेफिनेटली देखो, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। इससे ज़्यादा मज़ेदार वो वीडियो है और आपको क्या होगा, अच्छा भी लगेगा, आप आसानी से उसको क्या करोगे, समझ भी पाओगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी दी हुई है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था होमोलोगस सीरीज में क्या, कि ऑल मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज शेयर द जनरल फॉर्मूला, ठीक है, सबका, क्योंकि अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है, उसका जितना भी मेंबर है सबका जो फॉर्मूला था वो क्या था, कॉमन था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताया गया, अल्केन का है CnH2n+2, एल्कीन का है CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम द प्रिसाइडिंग वन बाय एडिशन ऑफ द, आपको बताए थे कि किसी भी दो कंजुगेटिव मेंबर के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, CH2 का होगा। और अगर मास के अकॉर्डिंग की बात कर लें तो कितना होगा, 14 AMe होगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर चेंज ग्रेजुअली, हम आपको बताए थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, चेंज होगा धीरे धीरे, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, ठीक है, वेट अलग होगा, मास अलग होगा, इसके बारे में बात कर चुके थे। और ये बताए थे कि इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सब क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट नंबर जो टॉपिक आपके पास निकल के आ रहा है, मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है, अगर एल्केन का पहला मेंबर मीथेन है, मीथेन जलेगा, इसका मतलब जो अगला मेंबर है वो भी जलेगा, और उसके बाद का जो मेंबर है वो भी जलेगा। जलने का मतलब क्या हो रहा है, जलने का मतलब हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, ऑल द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सेम जनरल। इट मीन्स अगर आप मीथेन को किसी रिएक्शन में लेके जाओगे तो जैसे मीथेन को लेके गए हो किसी रिएक्शन में, उसी तरीके से क्या करोगे, अगले को भी लेके जाओगे। इट मीन्स आप ऐसे समझो, आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो, क्लास 10 में आपके स्कूल में 40 बच्चे हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक बच्चे का होगा वही दूसरे बच्चे का भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब ये नहीं होगा कि किसी एक को आप दोगे, आप 10 का सवाल हो, किसी दूसरे को दे दोगे 5 का सवाल, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। देखो, एल्केन के बारे में बहुत डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, एल्कीन के बारे में बहुत डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अल्काइन के बारे में डिटेल डिस्कस हो चुका है, अल्कोहल के बारे में भी डिटेल डिस्कस हो चुका है, हालांकि इसके बारे में फिर अलग से क्या है चैप्टर से, तो उसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ द होमोलोगस सीरीज, इसका मतलब क्या है कि होमोलोगस सीरीज अगर है तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ठीक है, कुछ तो होगा ना, आखिर क्यों है, ठीक है, क्यों ये टर्म लाया गया। देखो, यहाँ पे बताया क्या गया है, द नेचर ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द कंपाउंड कैन बी असर्टेन्ड इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट फ्यू मेंबर ऑफ दैट द सीरीज आर नॉन। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सीरीज में 5 लाख मेंबर हैं, सपोज, ध्यान से सुनना, अगर किसी सीरीज में 5 लाख मेंबर हैं, उस सीरीज के पहले 4-5 मेंबर का जो प्रॉपर्टीज है, तो आप उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या करोगे, अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ उसके बाद का जो मेंबर आएगा उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिडिक्शन करना, अनुमान लगाना, है ना। चलिए नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इवन दोज मेंबर ऑफ द सीरीज दैट आर एट टू बी द प्रिपेयर्ड, जिसको प्रिपेयर करना है या अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है या भविष्य में कभी जानकारी मिलेगी उसी सीरीज का, तो आपको पता है कि उस सीरीज का जो मेंबर आएगा वो भी कुछ कुछ क्या करेगा, वैसा ही केमिकल रिएक्शन देगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द होमोलोगस सीरीज इज यूजफुल फॉर द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द, अच्छा ये तो खैर बात की ही बात है, हमको बताने की जरूरत नहीं। अगला हमारे पास में निकल के आ रहा है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर है क्या, आपको पता है, नेमिंग करना किसका, मेरा नहीं, कार्बनिक कंपाउंड का। कौन करता है, यूपीएससी करता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है, इंटरनेशनल यूनियन इन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको भी आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कब हुआ क्या नहीं, आपको ये भी याद होगा, ठीक है। रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स याद कीजिए ना, आपको बताए थे अंकित कुमार शुक्ला, फिर आप बोले थे मिस्टर अंकित कुमार शुक्ला, फिर बोले थे पीएचडी यानी कि डॉक्टर अंकित कुमार शुक्ला, फिर बोले थे भारत रत्न अंकित कुमार शुक्ला। ऐसा कुछ एग्जांपल आपको देके समझाया गया था। इसमें रूट वर्ड क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी, सारी चीज़ों का डिस्कस इसमें कर लिया गया था। नोमेनक्लेचर पे तो बहुत डिटेल ही डिस्कस किए थे, अराउंड 1.5 घंटे का तो नोमेनक्लेचर ही रहा होगा। सो इसको देखिएगा, क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये भी बताया गया है कि रूट वर्ड क्या होता है, 1 कार्बन का क्या होता है, 2 कार्बन का, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है। सफिक्स के बारे में भी बात कर चुके हैं, ठीक है। आपको याद होगा ANE इट मीन्स क्या, सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एल्केन का होगा। ENE इट मीन्स क्या, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है जो एल्कीन का होगा। YNE इट मीन्स क्या, ट्रिपल बॉन्ड जो कि अल्काइन का होगा। देखो ये बेसिक्स है, आप इसको स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हो क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग कवर कर चुके हो और जो कवर नहीं किए हो वो अभी आना बाकी है। नेक्स्ट देखो, ये उसका
सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, सफिक्स क्या लगेगा, एन ही लगेगा, जनरल नेम एल्केन हो गया, जनरल फार्मूला हो गया, कुछ एग्जांपल्स हो गया। डबल बॉन्ड के लिए एन ही था, एल्कीन था, ये फार्मूला है, कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होगी। अच्छा एक और चीज़ देखो यहाँ से बच्चों, ये भी मैंने बताया था कि अल्केन से अगर एक बॉन्ड खाली कर दो, इट मीन्स अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, तो वो क्या बन रहा था, वो बन रहा था अल्काइल। अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आपको याद होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि मिथेन से अगर एक हाइड्रोजन को हम हटा दें तो क्या था, मिथाइल। और मैंने ये भी कहा था कि किताबों में अल्काइल के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ। अल्काइल का सिंबल क्या था आपको बताया था, अल्काइल को किससे रिप्रेजेंट करते थे, आर से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास निकल के आ रहा था फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है आपको पता है, ठीक है, कि कोई एक ऐसा रेडिकल, कोई एक ऐसा ग्रुप, कोई एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो किसी भी सीरीज के साथ ऐड हो जाए और उसके पूरे प्रॉपर्टीज़ को क्या करे, चेंज कर दे। इट मीन्स आपके घर में नियम कानून अलग चल रहा है, हम आपके घर में पूरे नियम और कानून को चेंज कर दें, आई एम अ फंक्शनल ग्रुप। उस केस में हम क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं, अब इसको समझिएगा बहुत अच्छे से डिटेल में। देखो हैलाइड, ये जो हैलाइड एक्स है यानी कि फ्लोरो, इट मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये फंक्शनल ग्रुप में नहीं आएगा, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे दे दिया गया, ऐसे देना तो नहीं चाहिए, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमेशा एज ए सफिक्स के तौर पे ही आएंगे, प्रीफिक्स के तौर पे नहीं आएंगे, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहेगा तो एक जिसको प्रायोरिटी देंगे वो सफिक्स, और जिसको प्रायोरिटी नहीं देंगे वो क्या होगा, प्रीफिक्स के तौर पे आएगा। लेकिन ये इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करते हैं, किताबों में दिया हुआ है, तो इसको आप अपने माइंड में सेट कीजिएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आगे सुनो, ठीक है। हाइड्रोक्सिल यानी कि OH यानी कि अल्कोहल, अगर ये अल्काइल ग्रुप के साथ में ऐड होता है तो ये क्या, कैसा बिहेव करता है, अल्कोहल के जैसा। सफिक्स के तौर पे OL लगाते थे, आपको याद होगा। एल्डिहाइड का ग्रुप का पहचान ये CHO का, कार्बोक्सिल यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का पहचान है COOH, ये ग्रुप है। कीटो का पहचान है ये, ईथर का पहचान है ये, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद एक कीटो से कीटोन निकलता था, कार्बोक्जिल से कार्बोक्सिलिक एसिड निकलता था, ये इसका सफिक्स है। अल्कोहल के लिए OL लगाते थे, एल्डिहाइड के लिए AL लगाते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC एसिड लगाते थे, कीटोन के लिए ONE लगाते थे, ईथर के लिए ऑक्जी लगाते थे, आपको याद होगा। इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ कॉमन है, कुछ क्या है, कुछ आपका IUPAC नेमिंग है, ठीक है, कुछ कॉमन नेम है, कुछ IUPAC नेमिंग है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप आर द सिमिलर। देखो किसी सीरीज में या फंक्शनल ग्रुप का जो सीरीज है उसका जितना भी मेंबर है उस सबका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, ठीक है। ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को। देयरफॉर द कंपाउंड्स ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप आर आइडेंटिफाइड यूजिंग द सेम टाइप ऑफ टेस्ट, इसलिए उसका सबका टेस्ट जो होता है वो सेम होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मिथेनॉल का कैसे पता चलेगा कि ये मिथेनॉल है, ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, सेम टेस्ट से। जो टेस्ट आप मिथेनॉल के लिए करोगे वही इथेनॉल के लिए करोगे, वही ब्यूटेनॉल के लिए करोगे। अरे आप ऐसे समझो, कोरोना का इतना वेरिएंट आ रहा है, टेस्ट क्या हो रहा है, RT-PCR ही तो हो रहा है ना, समझ गया ना। क्योंकि वो कोरोना जो फैमिली है उसी से बिलोंग कर रहा है, तो जनरली जो टेस्ट है वो क्या हो गया, सेम हो गया। अरे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब चौथा जब फ्लोरोना आएगा तब आएगा, लेकिन अभी फिलहाल क्या चल रहा है, तीसरा वेरिएंट चल रहा है ओमिक्रॉन, तो उसका टेस्ट भी कैसे हो रहा है, RT-PCR से ही तो हो रहा है ना। बीमारी चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, टेस्ट तो एक कॉमन ही हो जाता है ना। ब्लड टेस्ट लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, यूरिन लेते हैं, और क्या लेते हैं, और सलीवा वगैरह लेते हैं, तो ये कॉमन टेस्ट है। यहाँ पे बताया गया कि सिमिलर जो ग्रुप होगा, इट मीन्स जो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा उसका जितना भी मेंबर होगा, जितना भी एलिमेंट होगा, सबका जो टेस्ट होगा वो सेम होगा। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड ऑफ द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, ठीक है। अल्कोहल का जो प्रॉपर्टी है वो एल्डिहाइड का नहीं होगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का जो प्रॉपर्टी है फिजिकल केमिकल वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, कॉमन सी बात है। There exists a homologous series of the common compounds containing the particular type of the functional group. For example, homologous series of the alcohol, ये हो गया मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। ये भी हम आपको बताए थे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी क्या बनाता है, होमोलोगस सीरीज बनाता है, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, एक बार उसको क्या कीजिएगा, 2x 3x की स्पीड में देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही स्पीड में देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम बहुत स्पीड ऐसे ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, देखो स्ट्रक्चर में तो आपको याद ही होगा, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या है, ठीक है, ये आपका हो गया चैन, ये आपका यहाँ पे ब्रांच भी निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या है, ब्रांच है, ठीक है। ये पोजीशन वगैरह, इट मीन्स क्या पता है, ये पूरा का पूरा IUPAC का ही कुछ आपको क्या दिया हुआ है, रूल दिया गया है, रेगुलेशन दिया गया है, जिसको आप बैठ के पढ़ोगे, उसके बाद दिमाग ख़राब करोगे, उसके बाद आप समझे नहीं समझे, उससे बढ़िया क्या कीजिए, उसको देखिए, कंप्लीट कीजिए।
आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हाँ ये टॉपिक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है। ये आपको याद होगा, आइसोमर का टॉपिक भी हम लोग कवर किए थे। आइसोमर क्या होता है ये भी बताया हुआ है कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, वो अलग होगा। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आइसोमर, और पूरे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ये भी आपको याद होगा, ठीक है। देखो ब्यूटेन का 2 आइसोमर था, ये भी आपको बताया गया है, ठीक है। एक तो ब्यूटेन है, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन था, और ये आपको याद होगा 1,2,2 मिथाइल मिथित प्रोपेन, या जिसको हम लोग आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल है जो हम बता चुके हैं बोर्ड पे, कॉमन नेम नहीं बताए थे। देखो इन दोनों में अंतर है, इसको लिक्विफाई किया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये होता है -12 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देखिए यहाँ पे लिक्विफिकेशन हो रहा है 0 डिग्री पे, और ये हो रहा है -12 डिग्री पे। इसमें प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई। आगे देखिए, आइसोमेरिज्म आपके पास में 2 तरह का, एक है स्ट्रक्चरल और एक है स्टीरियो। इसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना भी नहीं है। स्ट्रक्चरल में आपको याद होगा चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म भी आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दी हुई हैं। ध्यान से देखिए, नॉट इन सिलेबस, यहाँ पे आपको ये पास लिखा हुआ है नॉट इन सिलेबस। ये सारी चीज़ें जनरली सिलेबस में नहीं है। मेटामेरिज्म यहाँ पे देखिए स्टार मार्क लगा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ नॉट इन सिलेबस, तो मेटामेरिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी पोजीशन, चैन और फंक्शनल ग्रुप भी आपके पास इसमें नहीं है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं। सो आप उस वीडियो को देखिएगा और कवर अप कीजिएगा। अब देखो बच्चों, ये किताब में आपके पास में IUPAC नेमिंग है, एक्सरसाइज 12A में। हमारा पहला चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीट तो ये ऑलरेडी था, केवल हम लोगों ने क्या किया, इसको ऊपर ऊपर देखा है। इसमें बताने के लायक कुछ भी डिटेल में नहीं है। अब ध्यान से सुनो एक बात, क्या आप इसका नेमिंग नहीं कर पाओगे? इसका नेमिंग आपको याद होगा, इसमें लॉन्ग चेन क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बैठ के गिनती कीजिए। लॉन्ग चेन क्या है, जो लॉन्ग चेन है रूट वर्ड वो लेके जाएगा, यानी कि लंबा चेन जहां आपको मिलेगा रूट वर्ड वो लंबा चेन लेके जाएगा। जो गली मोहल्ला छूट गया है उसका नेमिंग आप करोगे एज ए प्रीफिक्स के तौर पे। आपको याद होगा सब चीज़। तो आप सबका एक काम ये रहेगा कि बुक में जितना भी नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है इन सबको क्या करना है, डिटेल में, ठीक है, डिटेल में कर लीजिएगा। क्योंकि अगर नॉमेनक्लेचर एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा जिस स्टैंडर्ड में मैंने बताया रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप क्या हो, क्लियर हो। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कहाँ, एल्केन। अच्छा एल्केन हम लोग कवर कर चुके हैं, एक मिनट मैं देख लूँ, ठीक है। एल्केन हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अगला चैप्टर यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये वाला, और ये है नहीं, ये एल्केन है अगेन, मतलब एक नया एल्केन को सेपरेटली पढ़ाया गया है, एल्केन को भी सेपरेटली बताया गया और अल्काइन को भी सेपरेटली बताया गया, तो ये चीज़ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। एल्केन, अब एल्केन के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। कैसे एक करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि अभी तक जो आपने किया है वो हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास में कवर कर चुके हैं। इसमें कुछ रिएक्शंस भी होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मैं नहीं बता पाया हूँ, उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा नहीं देखा बात बराबर है। पहला 27 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था अगर आपके पास में बेसिक नॉलेज है, पर यहाँ से आपके लिए हर एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम फिर बता रहे हैं, आपके सिलेबस में रहे नहीं रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको करना है। देखो एक एक लाइन ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द लिंकेज बिटवीन द कार्बन एटम्स आर द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आप समझ गए इस लाइन का मतलब, ठीक है। क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। दिस कंपाउंड्स आर नॉन एज द सैचुरेटेड, ठीक है। आपको भी ये भी पता है कि ये इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। सिंस ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन, ठीक है, बताने की अब हमको ज़रूरत नहीं है। और इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है, मतलब पहला जो पैराग्राफ है ये बहुत आसान है और ये आप लोग बहुत आसानी से समझ भी रहे हो। नेक्स्ट देखो, द सिंपल एल्केन शेयर मेनी प्रॉपर्टीज इन कॉमन। जो सिंपल एल्केन्स है उनका जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत सारा कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एंटर इनटू कंब्यूशन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अगर सिंपल एल्केन का मतलब होता है कि पहला 4 5 6 मेंबर जो कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो, मेल्टिंग पॉइंट कम हो, बॉइलिंग पॉइंट कम हो, जो हल्के हों, ये सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर वेपर या वाटर फॉर्म करते हैं। These hydrocarbon are the reactively unreactive under the ordinary condition, या ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं ये पता ऑर्डिनरी कंडीशन में अनरिएक्टिव होते हैं
ऑर्डिनरी कंडीशन का मतलब होता है रूम टेम्परेचर की बात कर ले, जैसे रूम टेम्परेचर पर पेट्रोल रखा हुआ तो उसमें आग नहीं लगेगी, रूम टेम्परेचर पे केरोसिन रखा हुआ तो उसमें आग नहीं लगेगी, रूम टेम्परेचर पे अगर कहीं से ब्यूटेन निकल रही तो उसमें आग नहीं लगेगी। ब्यूटेन कौन सी गैस है? आइसो ब्यूटेन, वो जो एलपीजी वगैरह में होती है, मतलब हमारे घर में जो जलाई जाती है वो उस गैस की हम बात कर रहे हैं। अगर निकल रही तो आग नहीं लगेगी, या इन्वायरमेंट में वो गैस निकल रही है तो आग नहीं लगेगी, आपको पता है, ठीक है। सो दे आर नॉन एज द पैराफिन्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? पैराफिन्स में पैरम मतलब होता है लिटिल और एफिन्स मतलब होता है एफिनिटी। इनके पास में एफिनिटी कम है या कैपेसिटी कम है, या आप ऐसे समझ लो ना, इनकी रिएक्टिविटी हो गई जनरली कम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक टेबल आपके पास में मौजूद है, ये टेबल आप जानते हो बहुत अच्छे से, तो इसको नहीं भी देखोगे तो चलेगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद में पेंटेन, उसके बाद में हेक्सेन है। इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका ये स्ट्रक्चर है, इसका ये एब्रिब्रिएटेड फॉर्म है, यानी कि जिसको हम लोग बोल रहे थे कंडेंस फॉर्म, ये भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसको नहीं भी देखोगे तो चलेगा, तो कोई बात है नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो ध्यान से, सोर्स ऑफ एल्केन, एल्केन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द एल्केन आर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ठीक है। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में होता क्या है? तो एल्केन ही होता है। नेचुरल गैस में याद रखिए, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में क्या होता है? तो एल्केन होता है। नेचुरल गैस कंटेन मेनली मीथेन, नेचुरल गैस में मीथेन होती है विथ स्मॉलर अमाउंट ऑफ द इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में क्या होता है? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मतलब हमारे घर पे जो गैस एलपीजी है, ठीक है, उसमें मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन भी है, ठीक है। और अच्छा, नेचुरल गैस तो सिर्फ एलपीजी नहीं है, आपको पता होगा नेचुरल गैस क्या है? सीएनजी भी है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म इन एल्केन, एल्केन में आइसोमेरिज्म, ये टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। ब्यूटेन का आइसोमर, ठीक है, याद होगा। पेंटेन का आइसोमर, और हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि हेक्सेन का आइसोमर, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखो बच्चों, मीथेन एंड इथेन, पहला जो दो मेंबर है इस ग्रुप का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑकरेंस ऑफ द मीथेन एंड इथेन, मीथेन और इथेन कैसे ऑकर होता है, कहाँ मिलता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मीथेन का ही एक दूसरा नाम है मार्स गैस, आप याद रखोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मार्स गैस, मार्स गैस क्यों बोल रहे हैं इसको? मार्स का मतलब होता है दलदली, ठीक है। तो नॉर्मली जहाँ दलदल वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे ये गैस क्या होती है? निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मार्स गैस इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द मार्सेस ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ द सेलुलोज बाय द स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बताया ना, बैक्टीरिया से ये क्या करता है? डिकम्पोज करता है, वहाँ पे क्या होती है? गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर एक्सेल्ड बाय द एनिमल हुज द फूड कंटेन सेलुलोज। ऐसा कोई जानवर जो सेलुलोज, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? घास वास में पाया जाता है सेलुलोज ना। तो ऐसा कोई जानवर जो ये हरी पत्तियां वगैरह जो खाता है, ठीक है, उनका जो मतलब एक्सेल्ड जो वो बाहर निकालते हैं, ठीक है, उनसे भी क्या होती है? मीथेन प्रोड्यूस होती है। सबसे सिंपल सा बात बता देते, गोबर गैस क्या होता है? मीथेन ही तो होता है ना। गाय घास खाती है, उसमें सेल्यूलोज होता है। गाय जिस गोबर को बाहर निकालती है, उस गोबर को सड़ाया जाता है। सड़ा के कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? मीथेन ही तो निकाली जाती है, जिसको जला के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वही तो गोबर गैस हुई ना। It is contained in instantaneous gases and in the blood of the animal and the human beings। हमारे मतलब इंस्टेंटेनियल गैसेस का मतलब हो रहा है, आप समझ रहे हो कि अंदर बॉडी के अंदर जो गैस मौजूद रहती है वो भी, और ब्लड ऑफ द एनिमल्स के ब्लड में भी, और ह्यूमन बींग्स में भी, हमारे में भी। कैविटीज इन द कोल कंटेन 90% मीथेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। जहाँ कोल माइंस होता है अंडरग्राउंड में स्पेशली, वहाँ पे 90% मीथेन गैस ही होती है, ठीक है। इट इज कॉल्ड द फायर डैम्प, इसको हम लोग बोलते हैं फायर डैम्प। या आप अगर अगल बगल लोकल एरिया के हो, जैसे धनबाद के हो, झरिया के हो, या अगर आपके आसपास कहीं पे कोल माइंस है, तो आप वहाँ पे देखे होंगे, ठीक है। कभी कभी कोयले की खदान में क्या होती है? आग लगी हुई रहती है। किस कारण से होती है? क्योंकि वहाँ पे ये गैस निकल रही होती है, जिसके कारण वहाँ पे क्या आग लगी हुई रहती है। अंडरग्राउंड गैसेस में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मीथेन होती है। और इसकी जो एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बताया तो नहीं गया है, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। मीथेन इज प्रोड्यूस्ड ऑल्सो बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ वुड या पीट कोल, लकड़ी या इन चीज़ों का अगर हम डिस्टिलेशन करें तो मीथेन बनती है। देखो बच्चों, मीथेन का एक सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है ना कि मीथेन का कलरलेस है। कलरलेस का मतलब इसके पास कोई कलर नहीं है। टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं है। ऑर्डरलेस है, कोई ऑर्डर नहीं है। और स्मेललेस भी है। मीथेन अगर कहीं निकलेगी तो आप पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे मीथेन का रिसाव हो रहा है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में जो एलपीजी गैस हमारे पास में मौजूद है, ठीक है,
उसमें जो सेंट आता है, ठीक है, सेंट मतलब जो वो लीक करती है, तो पता चल जाता है ना कि गैस लीक कर रही है। वो किस कारण से? वो है मिथाइल मॉर्केप्टन के कारण। याद रखिएगा, मिथाइल मॉर्केप्टन बोलते हैं, कोई मॉर्केप्टन बोलता है, तो मिथाइल मॉर्केप्टन के कारण, ठीक है, उसमें स्मेल अलग से ऐड की जाती है, क्योंकि मीथेन, इथेन में, मीथेन, ब्यूटेन, इनमें अपना कोई स्मेल नहीं होता है। मीथेन देखो एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ये आप पढ़ के समझ जाओगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन कैसा होता है? तो मीथेन का स्ट्रक्चर, अच्छा, मीथेन का एक कार्बन या मीथेन में एक कार्बन 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ में अटैच होता है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना, ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, एक हाइड्रोजन, 2, 3, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, एक उस तरफ एक इधर, ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, या शेप ऑफ टेट्राहेड्रॉन, जो भी बोलना है आप बोलिए, ठीक है। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल यानी कि पिरामिड शेप का होता है, या 3D स्ट्रक्चर इसके, ये इसका 3D स्ट्रक्चर पिरामिड शेप का होता है, ठीक है। इसमें दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 109 डिग्री, ठीक है, मतलब 109.5 डिग्री का, मतलब 109.5 डिग्री का, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, मीथेन को लैब में कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। देखो, ये जो पहला रिएक्शन आपके पास में मौजूद है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद होगा, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सोडियम एसीटेट कैसे बनाया जाता है, इसका रिएक्शन जब NaOH से कराते हैं इस कंडीशन पे, तो ये बनेगा Na2CO3 + CH4। ये क्या है? CH4, यही है आपका क्या? मीथेन। कलेक्शन कहाँ किया जाता है, ठीक है, द गैस इवॉल्व इन द कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि गैस है, हल्की है, ऊपर जाएगी, ठीक है, इसलिए। लेबोरेटरी प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि लैब में कैसे तैयार करते हैं, तो ये हम आपको बता चुके हैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। दूसरा मेथड यहाँ पे आपके पास दिया हुआ आइडोमीथेन से, ये आइडोमीथेन है, मतलब CH3I, इसका डिस्प्लेसमेंट करा दीजिए हाइड्रोजन के साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा, HI अलग हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। इसके बाद में आपके पास में क्या है अगला रिएक्शन, व्हेन वाटर इज एडेड टू द रूम टेम्परेचर टू एल्युमिनियम कार्बाइड। ये एल्युमिनियम कार्बाइड है, अगर इस रूम टेम्परेचर पे इसमें पानी को ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे मीथेन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। इथेन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब इथेन जो है ये कैसे बनाई जाती है, तो ये भी जैसे मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा था उसी तरीके से क्या है, इथेन का फॉर्मेशन है। ये आपका बताया गया, मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल ब्रोमाइड इज वार्म्ड, जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, विथ सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, और ये दो मॉलिक्यूल है, याद रखिएगा, तो वहाँ पे क्या इथेन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन या उर्ज रिएक्शन बोला जाता है। ये उर्ज एक साइंटिस्ट का ही नाम है, यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस का स्पेशल नाम है तो ये सब साइंटिस्ट का नाम है इस रिएक्शन को। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, मीथेन को इसमें इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बोला गया दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब इवन नंबर अगर आपको तैयार करना है तो उसके लिए ये रिएक्शन अच्छा है, पर ऑड नंबर में नहीं। जैसे मीथेन को नहीं तैयार कर सकते हो, प्रोपेन को नहीं तैयार कर सकते हो, पेंटेन को नहीं कर सकते हो, हेप्टेन को नहीं कर सकते हो, इनको नहीं किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ये मीथेन है, ये इथेन है, हमने बताया इट इज कलरलेस, कलर नहीं है, ऑर्डरलेस, इसका ऑर्डर में नहीं, इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -183 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट दिया गया -162 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हो बच्चों, -162 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि इतना कम टेम्परेचर जिसमें पूरी दुनिया पता है बर्फ से जमी होगी, उस समय ये खौल रहा होगा। बॉइलिंग पॉइंट का यही मतलब है ना। जस्ट फील करो इस चीज़ को, -162 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, जिस समय पूरी दुनिया बर्फ के चादर से ढकी होगी उस समय ये खौल रहा होगा, है ना। इट इज नेग्लिजिबली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत कम घुलेगा, एंड सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत आसानी से घुलेगा। पानी में नहीं घुलने का कारण क्या है, क्योंकि मीथेन एक कोवलेंट कंपाउंड है, पानी एक आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट आयनिक में डिसॉल्व नहीं होती है। अच्छा, सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कोवलेंट है, मीथेन में भी कोवलेंट है, कोवलेंट आसानी से। इथेन का देखो, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, एंड नॉन पॉइजनस गैस है। इथेन जो है ये नॉन पॉइजनस गैस है, मीथेन पॉइजनस होती है, यहाँ दिया हुआ नहीं है, याद रखोगे, मीथेन एक पॉइजनस है। मतलब मीथेन गैस कितनी पॉइजनस होगी परसेंटेज बताएं तो स्लाइटली, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है। इट इज़ द स्प्रैंगली सॉल्युबल इन द वाटर बट होली सॉल्युबल इन द, अगर पूरी तरीके से बात करें तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, देखो कंब्यूशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट कंब्यूशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर फॉर्म किया। इथेन है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर फॉर्म किया, ठीक है। ड्यूरिंग कंब्यूशन ड्यू टू द लो कार्बन कंटेंट इन द मीथेन एंड इथेन दे गेट द फुल्ली ऑक्सीडाइज, ठीक है, ये फुल्ली ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से क्या होता है, खत्म हो जाता है।
कंब्यूशन इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द एयर, अगर इनसफिशिएंट की बात कर लें तो क्या होगा, यहाँ पे बताया गया इनसफिशिएंट की बात की गई, यहाँ पे देखो तो उस केस में पता है क्या बन रहा है, उस केस में बन रहा है व्हेन एल्केन बर्न इन इनसफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे देखो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द एयर दे फॉर्म द कार्बन मोनोक्साइड। याद रखोगे, अगर सफिशिएंट एयर मौजूद होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इनसफिशिएंट मौजूद होगा तो कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमको बताने की जरूरत नहीं है, डिटेल बता चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, ये है इथेन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी बता दिए, आपको याद होगा। ठीक है, इसका IUPAC नेमिंग भी हम आपको बताए थे, विथ पोजीशन, क्लोरीन के पोजीशन के साथ में IUPAC नेमिंग भी बताया गया। देखो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, इसका मतलब क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। इसका मतलब ये है मीथेन का, देखो आपको कुछ नहीं, केवल रिएक्शंस को ध्यान रखना है और याद रख लीजिएगा। मीथेन का अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन इस कंडीशन पे कराओगे, कंडीशन चेंज रिएक्शन चेंज, याद रखिएगा केमिस्ट्री का यही एक नियम है, इफ़ यू चेंज द कंडीशन देन चेंज द रिएक्शन। अगर आप कंडीशन को चेंज करते हैं तो रिएक्शन चेंज होगी, ये फिक्स है। इस कंडीशन पे मीथेन का जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो बनता है ये अल्कोहल। नीचे देखो इस कंडीशन पे, ठीक है, इस कंडीशन पे ये, ठीक है, इस कंडीशन पे जब मीथेन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा एल्डिहाइड। याद रखिएगा, इस कंडीशन पे जब मीथेन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अदरवाइज आप ऐसे ही देख लो, आपको याद होगा हम आपको बता चुके हैं कि एल्केन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको याद होगा बहुत अच्छे से, हमको बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे देख लो बच्चों, ये तीनों रिएक्शन को एक साथ ही दिखाया गया, अगर देखा जाए तो ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, जैसे मीथेन का था उसी तरीके से इथेन का है। इस कंडीशन पे अल्कोहल, इस कंडीशन पे एल्डिहाइड एंड देन इस कंडीशन पे क्या, एसिटिक एसिड। और यहाँ पे ये बता चुके हैं एल्केन का ऑक्सीडेशन कराइएगा अल्कोहल, अल्कोहल का कराइएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कराइएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कराइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये भी बता चुके हैं। और ये उसका एग्जाम्पल है, यूज आपको पता है, आप पढ़ लीजिएगा, हमको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एल्कीन के बारे में। ठीक है, तो एल्कीन को हम लोग ऑलिफिन्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ऑयल फॉर्मिंग, ऑलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, बिकॉज द लोअर मेंबर ऑफ द एल्कीन फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट। ऑयली प्रोडक्ट्स मतलब बनाते हैं या इनसे ऑयली प्रोडक्ट बनाया जाता है व्हेन दे आर द ट्रीटेड विद द क्लोरीन और ब्रोमीन। जब इनको क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ मिलाया जाता है तो ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए इनको ऑलिफिन्स भी बोलते हैं। एल्कीन आदर्श ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है, ये है अनसैचुरेटेड, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये कुछ मेंबर आपको दिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा एक कार्बन वाला जो एल्कीन है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन का एटम होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला मेंबर इसका होगा इथीन। ठीक है, इसके बाद होगा प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये उसका कंडेंस फार्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये उसका हो गया ट्राइवियल कॉमन नेम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखोगे। ठीक है, इथीन का होता है एथिलीन। ठीक है, प्रोपीन का होता है प्रोपिलीन, ब्यूटीन का होता है ब्यूटिलीन, ये याद रखना बच्चों। ठीक है, ये आपको काम आएगा। ठीक है, समटाइम्स एग्जाम में इथीन का फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है, इथिलीन का पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज मत करोगे। ठीक है, इसमें ये जो कॉमन नेम आपके पास निकल के आ रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। सो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखो आइसोमर ऑफ एल्कीन। अच्छा, ये तो पोजीशन बता रहा है ना, आपको याद होगा पोजीशन आइसोमर, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन ये भी हम बता चुके हैं। चैन आइसोमर के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आप आइसोमर का वो टॉपिक देखो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग इसके बारे में फिर डिस्कस कर लेंगे बाद में कि किया हुआ है। ये अपना सारा हम लोग कवर कर चुके हैं लाइव क्लास में। ठीक है, और सबसे लाइव क्लास की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पर्टिकुलर हर बच्चों का जो बच्चे देख रहे थे उन सबका क्या किया गया था, डाउट लिया गया था कमेंट को देखकर। ठीक है, देखो इथीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, पता है, प्लेनर मॉलिक्यूल या प्लेनर स्ट्रक्चर, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए, ये कुछ रिएक्शन दिया गया है कैसे प्रिपरेशन होता है, तो यहाँ पे बोला गया इथेनॉल का जब हम लोग H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये बनता है, और इसका रिएक्शन जब दोबारा हम लोग कराएंगे एक्सेस के साथ में तो बनता है इथेन। इट मीन्स कुछ नहीं, ये तो 2 स्टेप में दिखाया गया, इसका एक सीधा स्टेप ये है कि C2H5OH यानी कि इथेनॉल का जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में 170 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द कंडीशन। याद रखोगे, बिना इस कंडीशन के आप इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करा पाओगे। हर चीज़ का एक कंडीशन होगा, बिना कंडीशन के कोई काम नहीं होगी। केमिस्ट्री में हर चीज़ का एक कंडीशन होगा, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल बताएं, अगर आपको कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बस ऐसे ही बता रहे हैं
H2O और CO2, H2O चलो बता ही देते हैं, ठीक है, क्यों आप भी बोलोगे सर बताया नहीं, ऊपर ऊपर पार कर दिए। देखो H2O प्लस CO2, ठीक है बच्चों, ये है वाटर, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर जनरली हम बात करें ये दोनों रिएक्शन होगा तो मतलब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपको पता है ना, H2CO3, H2CO3 कार्बनिक एसिड, यही है ना कार्बनिक एसिड। अच्छा पेड़ पौधे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं ना, यानी कि C6H12O6। देखो एक केस में ये बन रहा है, एक केस में ये बन रहा है, ये कब बन रहा है, पेड़ पौधे इसको बना रहे हैं और ये लैब में हम इसको तैयार कर रहे हैं। हाँ अच्छा बात क्या हुई, पेड़ पौधे इसको तैयार कर रहे थे सनलाइट के प्रेजेंट में, याद है, तो कंडीशन है सनलाइट क्लोरोफिल, और यहाँ पे ऑर्डिनरी केमिस्ट्री में हर रिएक्शन चेंज हो जाएगा इफ़ यू चेंज द कंडीशन देन चेंज द रिएक्शन, ठीक है, याद रखिए, या इफ़ यू वांट टू चेंज द रिएक्शन देन चेंज द कंडीशन, आप कंडीशन को चेंज कीजिए रिएक्शन चेंज हो जाएगा। देखो कलेक्शन पढ़ लीजिएगा, इथेन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग इथेनॉल वेपर थ्रो अदर ट्यूब कंटेनिंग एल्यूमिना, एल्यूमिना के ऊपर अगर हम इसके वेपर को पास करेंगे तो भी यहाँ पे क्या होगा, इथेन बनेगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखो इसको हम बोल रहे हैं क्लोरोइथेन, ठीक है, जब इसका रिएक्शन KOH के साथ कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा पता है क्या, यहाँ बनेगा इथीन, इथेन अगर हम बोले तो गलती है, वो इथीन बनेगा, ठीक है। C2H5Cl का रिएक्शन जब हम KOH के साथ कराएंगे तो ये बनेगा इथीन प्लस KCl प्लस H2O। उसी तरीके से C2H5 अगर Br के साथ कराओगे तो सेम इथीन KBr, ये हेलोजन ग्रुप है, एक ही जैसा रिएक्शन देगा। याद रखिए एल्कीन का ये है फिजिकल प्रॉपर्टी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इथीन स्पेशली इथीन की बात की गई, इज अ कलरलेस, कलर नहीं होता, एन इनफ्लेमेबल गैस विद द पीकूलियर ऑर्डर, फैंट स्वीटिश स्मेल, मीठा 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 मीठापन, मतलब कुछ जैसे फूलों की खुशबू टाइप का। मेल्टिंग पॉइंट कुछ ऐसा दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट कुछ ऐसा दिया हुआ है। इट इज़ द स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो पता है क्योंकि ड्यू टू द कोवलेंट बॉन्ड, ये पता है क्या होगा, ये मतलब पानी में तो कम ही घुलेगा ना, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होगा, ज़्यादा घुलेगा। इट प्रोड्यूस द एनेस्थेटिक इफेक्ट अपॉन द इनहेलेशन, अगर कोई इसको इथीन को, याद रखिए कोई इथीन का अगर इनहेल करता है तो एनेस्थेटिक इफेक्ट का मतलब होता है उसको थोड़ा बेहोशी मधोसी टाइप का, हाँ मधोस हूँ तेरे प्यार वगैरह में टाइप का उसको फीलिंग आएगा, ठीक है। एडिशन रिएक्शन तो बताया जा चुका है, अगर हाइड्रोजन का एडिशन रिएक्शन करेंगे तो उस रिएक्शन का नाम हो जाता है हाइड्रोजिनेशन, और अगर हेलोजन का एडिशन रिएक्शन करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा हेलोजिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बता चुके हैं। और आपको याद होगा कि एडिशन रिएक्शन होगा कहाँ पे, जहाँ डबल बॉन्ड है एडिशन रिएक्शन वहीं पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला टॉपिक हमारे पास में क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, ये नहीं बताएं, एडिशन ऑफ वाटर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या हो रहा है कि नाम से पता चल रहा है ना, हाइड्रेट हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल उसको मिल गया, ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं हाइड्रेशन, ठीक है। C2CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब इसका वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ये कंडीशन है प्रोटोन ही बोलो ना या प्रोटियम बोलो, जो भी बोलना है, इसको प्रोटोन बोलो, प्रोटियम मत बोलो, प्रोटोन बोलो, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। आइए मतलब अगर इथीन का रिएक्शन हम वाटर के साथ में कराएंगे तो ये बनाएगा अल्कोहल, ठीक है। और अगर HCl का एडिशन कराएंगे तो ये तो आपको पता है, हमको बताने की जरूरत नहीं। KOH का कराएंगे ये भी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निकल के आएगा क्या, इथेनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमराइजेशन। ये होता क्या है, पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें छोटे एन मॉलिक्यूल ऑफ द इथीन लिया जाता है। ये देखो एन मॉलिक्यूल, इथीन कितना है यहाँ पे, एन है, तुम्हारी मर्जी 10 लो, 15 लो, 20 लो, 25 लो, 50 लो। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ठीक है, कैटलिस्ट के इस्तेमाल करके पॉलीथीन बनाया जाता है। कौन सी पॉलीथीन है, ये वही पॉलीथीन है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आप फर्दर आगे डिस्कस करोगे डिटेल में, हम केवल ऊपर कवर कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, अच्छा बच्चों ये जितने भी रिएक्शंस को हम बता रहे हैं ना, इसको हम एक स्पेशल क्लास में कवर करा देंगे बोर्ड पे, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन क्या है, इथेन इज ऑक्सीडाइज्ड विद द अल्कलाइन KMnO4 एट द रूम टेम्परेचर। इथीन का रिएक्शन कराओ इसके साथ में, ठीक है, तो ये निकल के आता है यहाँ पे, ये याद रखो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नहीं है। कम्ब्यूशन ऑफ इथीन का कम्ब्यूशन कराएंगे तो अगेन किसी भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जब ज़्यादा कम्ब्यूशन कराओगे, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो यूज ऑफ इथीन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, बताने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलीथीन बनाने में। उसके बाद में इट इज़ द कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल बनाने में इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, पता है ना, शराब बनाने में, वाइन विस्की बियर बनाने में। इट इज़ यूज्ड फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है फलों को पकाने में। इट इज़ यूज इन द मेकिंग एपोक्सी इथेन, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिटर्जेंट वगैरह बनाने में भी किया जाता है। इट इज यूज टू प्रोड्यूसिंग द ऑक्सी एथिलीन फ्लेम,
विच इज़ यूज टू कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ द मेटल। तो मतलब अच्छा, इथिन का इस्तेमाल या इथिलीन का इस्तेमाल हम लोग वेल्डिंग वगैरह में भी करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में मिलाते हैं। हाँ, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग मेटल्स वगैरह को काटने में या जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ द यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक केमिकल बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं एल्काइन के बारे में। जैसा एल्कीन था, ठीक है, उसी तरीके से एल्काइंस भी है। तो एल्काइंस के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लो, सेम ये चीज़ आपको पता है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। ये इसका कुछ आइसोमर आपके पास में दिया हुआ, और कैसा आइसोमर यहाँ पे है, यहाँ पे पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। तो आपको याद होगा डबल बॉन्ड का पोजीशन या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अगर पहले पोजीशन पे है, अगर तीसरे पोजीशन पे है, तो दोनों के नेमिंग में चेंज आएगा। तो कैसा आइसोमर बनेगा, ये पोजीशन आइसोमर बनेगा, ठीक है। इसका पहला मेंबर क्या होता है, इथाइन होता है। ये सोर्स दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ द इथाइन, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन पे जल्दी से आ जाइए। लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होता है, कैसे लैब में तैयार किया जाता है, तो ये वाला टॉपिक है, इसको देखिएगा, ठीक है। लैब में कैसे तैयार किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन हम वाटर के साथ में कराते हैं, तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस, एसिटिलीन वहाँ पे रिलीज होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन का भी इस्तेमाल हम लोग वेल्डिंग करने में करते हैं, याद रखिएगा। कलेक्शन क्या है, प्यूरिफिकेशन क्या है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन फ्रॉम 1 to डाइब्रोमो मीथेन, या जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन डाइब्रोमाइड, इसका इस्तेमाल या इसको कैसे यहाँ पे देखो, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं सॉरी नहीं दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा। इसका रिएक्शन हम कराते हैं एल्कोहलिक के साथ में, यानी कि KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड 200 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग करते हैं, तो ये बनता है इथाइन बनता है, ठीक है। तो इथाइन का फॉर्मेशन इससे भी किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। आगे सुनो, प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, इथाइन इज अ कलरलेस गैस, ठीक है, कलर नहीं होती है। विथ एन ईथर लाइक स्वीट कलर, अच्छा, व्हेन इट इज़ प्योर, मतलब मीठा मीठापन इसमें भी एहसास है, ठीक है, कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क टाइप का। इट इज़ नेग्लिजिबली सॉल्युबल इन द वाटर, अगेन ये पानी में क्या होता है, कम सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। इट इज़ लाइटर देन एयर, हवा से क्या होती है, ये हल्की होती है। वेपर डेंसिटी इसका 13 होता है। लिक्विफाइड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह दिया हुआ। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, देखो केमिकल प्रॉपर्टी, एडिशन रिएक्शन देगा, आपको पता है क्यों देगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन अगर इसका कराएंगे तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर करा रहे हैं, ठीक है, तो आपको याद है इथाइन है, इथाइन से इथिन बनेगा, इथिन से इथेन बन जाएगा, ठीक है, ये भी बता चुके हैं। अगेन यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हम बता चुके हैं ऑलरेडी। एडिशन ऑफ द हेलोजन, हेलोजन का रिएक्शन कहाँ पे होगा, मतलब सॉरी, एडिशन ऑफ हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका भी एडिशन होगा। और आपको पता है जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है उसी जगह पे क्या होगा, इसका एडिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विथ HCl, तो इसका भी रिएक्शन कुछ इसी तरीके से, क्योंकि ये भी एडिशन रिएक्शन दे रहा है ना, आपको याद होगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो एक बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा दोबारा अगर ये कराओगे तो यहाँ पे, ठीक है। ये सब पता है, अगर नहीं पता तो एक बार में क्विक रिएक्शंस करा देंगे, सारा ऑर्गेनिक का कितना रिएक्शन तो बोर्ड पे बता देंगे। यूज ऑफ इथाइन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ है। और ये केमिकल टेस्ट दिया गया है, ठीक है, पहचानने के लिए कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन, कहाँ एल्केन है, कहाँ एल्किन हो, कहाँ एल्काइन है, तो ये टेस्ट आप लोग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, हमारे पास में 2 टॉपिक रह जाएगा, 2-3 टॉपिक रह जाएगा। एक है अल्कोहल का, ठीक है, और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, और मे भी इसके बाद में कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो 2 टॉपिक हमारे पास में रह जाएगा, अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इन 2 टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आपको पता चल गया ना कि आपका जो वो क्लास देखा हुआ है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो लाइव क्लास हमारी चली थी, ठीक है, मैराथन क्लास चली थी, अगर वो क्लास देखा हुआ है तो इस बुक में कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, जो आपको क्या लगेगा, हार्ड लगेगा। कुछ रिएक्शंस है, देखो बच्चों क्या था, कुछ रिएक्शंस था, कुछ रिएक्शंस है जिनको हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड पे देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से वंस अगेन इसको बोर्ड पे देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और एक काम और करना ये है कि जो अपने पास में मतलब जो किताब है अपने पास में, ठीक है, उसको आप लोग ज़रूर एक बार रीड कीजिएगा, ठीक है। जो रिएक्शंस है इसको हम लोग बोर्ड पे डिटेल डिस्कस कर लेंगे ताकि आप इसको भूलोगे नहीं। जितना भी रिएक्शन, जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसको हम लोग बोर्ड पे दोबारा कर लेंगे ताकि आप इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। और जो अल्कोहल और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक बचेगा, इसका दोबारा से क्या क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग या प्रोवाइड करा देंगे, या इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल इस वीडियो का जो रिकॉर्डिंग है इसका केवल मेन मोटो ये था कि हम लोग एक बार क्विक रिकेप करें। रिकेप क्या करें, एक बार देख लें पलट के पेज में कि ये पढ़ें, ये पढ़ें, ये पढ़ें, ये नहीं पढ़ें, ये पढ़ें, ये नहीं पढ़ें, ये पढ़ें। लगभग सारे टॉपिक्स को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे उस क्लास में। जो गिना चुना बचा टॉपिक्स था उसी को डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है। तो जिसका जो थोड़ा बहुत बच गया उसको डिस्कस कर चुके हैं, जो थोड़ा बहुत बच गया है उसको हम लोग बाद में डिस्कस
कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।